हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और मैं हूं सी आशीष गुप्ता। और आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्लास 11 में अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिमेन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज का इस लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप का मतलब क्या होता है? पे इन स्लिप सिंपल आपको समझना है, जब कभी भी आप बैंक में जाते हो और बैंक में आप कैश या तो चेक डिपॉजिट करने जाते हो तो उस समय में आपको एक स्लिप भरना होता है जिसको हम लोग पे इन स्लिप या तो डिपॉजिट स्लिप बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसे डिपॉजिट स्लिप भी बोला जाता है। और ये कब लगता है? इसका पर्पस ये होता है जब कभी भी आप बैंक में कैश या तो चेक डिपॉजिट करोगे उस समय में आपको स्लिप भरना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पे इन स्लिप या तो डिपॉजिट स्लिप। तो ये हमने समझा पे इन स्लिप का मतलब। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है पे इन स्लिप का। जनरली जो पे इन स्लिप जो डिपॉजिट स्लिप होता है उसमें दो सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और दूसरा होगा आपका राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसे हम लोग काउंटर फॉइल भी बोलते हैं, इसे हम लोग काउंटर फॉइल भी बोलते हैं। तो जब कभी भी आप बैंक में कैश है तो चेक डिपॉजिट करने जाते हो तो उस केस में आपको ये फॉर्मेट भरना होता है और बैंक में देना होता है। जनरली क्या होता है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है वो क्या होता है, इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बैंक स्टैम्प मार के आपको वापस दे देती है। और इसमें हम देखते हैं क्या क्या डिटेल्स आपको भरना होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच नेम भरना होता है, जो ब्रांच में कैश डिपॉजिट या तो चेक डिपॉजिट कर रहे हो, और यहाँ पे डेट पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और यहाँ पे उसका नेम पूछा जाता है जिस पर्सन का आप कैश या तो चेक डिपॉजिट कर रहे हो, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी और यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड्स पूछा जाता है। यहाँ पे आपको कैश और चेक की डिटेल्स पूछी जाती है, जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हो वो यहाँ पे आपको भरना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो डिपॉजिटर रहेगा उसका यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। तो आपको ये सारी चीजें भरने के बाद ये सेम चीज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले कॉलम में भी भरना होता है। तो ये सारी चीजें भरने के बाद आप इसे बैंक में सबमिट करोगे। बैंक क्या करेगी, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड वाला कॉलम है इस पे आपको स्टैम्प मार के वापस दे देगी। तो ये हमने समझा पे इन स्लिप का मतलब। पे इन स्लिप कब जरूरत पड़ता है? जब कभी भी आप बैंक में कैश है तो चेक डिपॉजिट करते हो तो उस समय में पे इन स्लिप आपको फिलअप करना होता है। तो ये हमने समझा पे इन स्लिप। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विड्रॉल स्लिप। तो जैसा नाम में ही लिखा है विड्रॉल स्लिप। विड्रॉल स्लिप क्या होता है? जब कभी भी आप बैंक में से कैश विड्रॉ करते हो तो उस समय में आपको एक स्लिप भरना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विड्रॉल स्लिप। फिर अभी हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं विड्रॉल स्लिप का। तो इसमें आपको क्या भरना होता है? सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रांच नेम डालना होता है, डेट डालना होता है जो डेट पे आप कैश विड्रॉ कर रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा, जो जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो। यहाँ पे उस सामने वाले पर्सन का अकाउंट नंबर और यहाँ पे उसका नेम पूछा जाता है, और यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, कितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो, और यहाँ पे लास्ट में जो अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर होता है। तो ये सारी चीजें आपको भरने के बाद आपको बैंक में सबमिट करना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विड्रॉवल स्लिप। विड्रॉवल स्लिप का सिंपल पर्पस है जब कभी भी आप बैंक में से कैश विड्रॉ करते हो, पैसे निकालते हो, तो उस केस में आपको विड्रॉवल स्लिप भरना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिया है बैंक पासबुक। तो हालांकि आप सभी लोगों को पता ही होगा बैंक पासबुक का मतलब, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो उस केस में आपको क्या करता है, बैंक एक छोटा सा पासबुक इशू करता है जिसमें आपके सारे ट्रांजेक्शंस रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। आप जो भी पैसे डिपॉजिट करते हो, विड्रॉ करते हो, वो सारी चीजें आपके रिकॉर्डेड होते हैं आपके बैंक पासबुक में। तो बैंक पासबुक क्या होता है? बैंक पासबुक इज अ कॉपी और एक्सट्रैक्ट ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स अपीयरिंग इन द बुक ऑफ द बैंक। सिंपल आपको समझना, जब कभी भी आप बैंक में अकाउंट ओपन करोगे तो उस केस में बैंक आपको क्या करेगा, एक पासबुक इशू करेगा जिसमें आपके सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होंगे। तो ये होगा बैंक पासबुक का मतलब। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बैंक पासबुक का फॉर्मेट भी दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले डेट कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा, यहाँ पे चेक नंबर का कॉलम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका डेबिट कॉलम होगा और क्रेडिट कॉलम होगा। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो डेबिट साइड होगा, यहाँ पे जब कभी भी आप कोई पैसे विड्रॉ करते हो, जब कभी आप कोई पेमेंट करते हो तो वो सारी चीज आपके डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। और जब कभी भी आप पैसे कोई डिपॉजिट करते हो बैंक में तो उस केस में वो सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं आपके क्रेडिट साइड में। इसका रीजन ये है कि जब कभी आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो उस केस में क्या होगा, आपने जो बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, बैंक के लिए क्या है, वो लायबिलिटी है। इसके लिए बैंक क्या करती है, उसको अपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करती है। तो सेम जब कभी भी आप बैंक से कोई पेमेंट करते हो उस केस में बैंक क्या करेगी, आपको डेबिट कर देगी। तो ये हमने समझा कि बैंक पासबुक सिंपल आपको यहाँ पे समझना है। बैंक पासबुक में जो भी आपके ट्रांजैक्शन होंगे वो उल्टे साइड रिकॉर्ड होंगे। इसका रीजन ये है कि जो भी आपका बैंक पासबुक है वो बैंक के पर्सपेक्टिव से बनता है। इसके लिए क्या होता है, वो सारे ट्रांजैक्शन उल्टे रिकॉर्ड होते हैं। जनरली आप क्या करते हो, आप जब कभी बैंक में कैश डिपॉजिट करते हो तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपना बैंक अकाउंट को डेबिट करते हो। तो नॉर्मली बैंक के पासबुक में सारे ट्रांजैक्शन रिवर्स ऑर्डर में रिकॉर्डेड होंगे क्योंकि वो बैंक के पर्सपेक्टिव से होते हैं। तो ये हमने समझा बैंक पासबुक का मतलब। फिर यहाँ पे आपको लास्ट में बैलेंस भी दिया जाता है, हर डेट का बैलेंस होगा यहाँ पे।
फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपका सिमिलर आपके बैंक पासबुक जैसे होता है, खाली क्या होता है बैंक स्टेटमेंट ये वर्ड तभी यूज होता है जब कभी भी नॉर्मली बिजनेसमैन अपना अकाउंट ऑपरेट करता है बैंक में, तो उस केस में क्या होता है जो भी बिजनेसमैन अपना ट्रांजेक्शन जो भी करंट अकाउंट मेंटेन करता है बैंक के साथ, तो उस केस में जो भी ट्रांजेक्शन उसने किए पूरे साल भर में वो सारी चीजें उसके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सिंपल आपको समझना है बैंक स्टेटमेंट तभी आएगा जब नॉर्मली जब कभी भी कोई बिजनेस या तो करंट अकाउंट होल्डर्स होगा उस केस में आपका बैंक स्टेटमेंट आएगा। ये सेम आपके पासबुक जैसे ही है, खाली जब कभी भी कोई बिजनेसमैन अपना अकाउंट मेंटेन करता है उस केस में यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका फॉर्मेट भी दिया गया, सेम आपके पासबुक जैसे ही फॉर्मेट होगा, जो भी आपका डेबिट्स होगा वो सारे विड्रॉवल होंगे और जो भी क्रेडिट होगा वो आपके डिपॉजिट्स होंगे और लास्ट में आपको यहाँ पे बैलेंस दिया गया होगा। तो ये सेम आपके बैंक पासबुक जैसे ही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बैंक एडवाइस। बैंक एडवाइस क्या होता है, सिंपल एक जब कभी भी बैंक को कुछ आपको इंटीमेट करना होता है तो उस केस में क्या होती है बैंक एक एडवाइस इशू करती है जिसको बोलते हैं बैंक एडवाइस उस अकाउंट होल्डर्स को। फॉर एग्जांपल बैंक ने कोई चार्जेस मार दिए तो वो आपको कैसे पता चलेगा, बैंक क्या करेगी कि बैंक एडवाइस इशू करेगी और आपको पता चलेगा उसमें कि आपको बैंक ने चार्जेस मारा है। सिमिलरली जब कभी आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है उस केस में क्या करती है बैंक आपको एक बैंक एडवाइस देती है। तो बैंक आपको इन्फॉर्मेशन देगी कि आपका सपोज चेक बाउंस हो गया तो उस केस में बैंक एक एडवाइस इशू करेगी। तो बैंक एडवाइस क्या है, सिंपल आपको यहाँ पे देख सकते हो बैंक एडवाइस इज अ लेटर सेंड बाय द बैंक टू द अकाउंट होल्डर। तो यहाँ पे क्या होगा बैंक खाली जब कभी बैंक को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कुछ कम्युनिकेशन करना है तो वहाँ पे बैंक एक बैंक एडवाइस इशू करेगी अकाउंट होल्डर्स को। तो ये हमने समझा बैंक एडवाइस का। यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक एडवाइस का फॉर्मेट भी दिया गया होगा। सबसे पहले यहाँ पे उस बैंक का नाम होगा जो भी बैंक आपको बैंक एडवाइस इशू कर रही है और यहाँ पे टू में उस जिस पर्सन को बैंक कम्युनिकेट कर रही है तो यहाँ पे टू में उसका नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा और यहाँ पे रीजंस लिखा जाता है, जो भी रीजंस के लिए बैंक कम्युनिकेट कर रही है वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो ये हमने देखा बैंक एडवाइस का मतलब। तो यहाँ पे हमने देखा कुछ बैंक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का मेन टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BRS भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक जिसमें हम लोग अभी फोकस करने वाला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जैसा कि नाम में ही दिया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका मतलब हम लोग बैंक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो सपोज कीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए एक बिजनेसमैन है और वो अपना बिजनेस चला रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे या तो कैश में होंगे या तो बैंक के थ्रू होंगे। तो मिस्टर ए क्या है, मिस्टर एक बिजनेसमैन है और बिजनेस में जो भी नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कैश के थ्रू होते हैं या तो बैंक के थ्रू होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जो भी कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन है वो हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में सब्सिडरी बुक्स में कि जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सारे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं हमारे कैश बुक में। तो सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो भी कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा, जो भी कैश और बैंक से ट्रांजैक्शन करता है वो रिकॉर्ड करता है अपने कैश बुक में। यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सारे ट्रांजैक्शन जो कैश और बैंक से होते हैं वो हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक में, जिसमें हमने फॉर्मेट देखा था कैश बुक का। जनरली मैंने आपको वापस एक बार बता देता हूँ फॉर्मेट। यहाँ पे हम देखेंगे कैश बुक का फॉर्मेट हमने देखा था। यहाँ पे दो साइड्स होंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपका डेबिट साइड होगा और ये क्रेडिट साइड होगा और इसमें भी आपके डेबिट साइड में दो कॉलम होंगे। सबसे पहला यहाँ पे होगा बैंक का कॉलम और दूसरा होगा यहाँ पे कैश का कॉलम। फिर उसके बाद ये सेम कॉलम्स आपके यहाँ पे क्रेडिट साइड में भी आ जाएंगे। सबसे पहला होगा आपका कैश का कॉलम और यहाँ पे होगा आपका एक बैंक का कॉलम। तो जनरली जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए क्या है, जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेगा वो अपने कहाँ रिकॉर्ड करेगा, कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। कैश बुक में भी हमने देखा था दो कॉलम। सबसे पहला होगा आपका डेबिट साइड कॉलम जहाँ पे हम सारे रिसिप्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी पैसा बिजनेस में आता है वो सारे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। और क्रेडिट साइड में आपके सारे पेमेंट्स रिकॉर्ड होते हैं। तो ये हमने देखा था कैश बुक का फॉर्मेट। यहाँ पे हमने देखा था दो कॉलम है, सबसे पहला है कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। जब कभी भी आप कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो आप सारे कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं और जब कभी भी आप बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो सारे बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिलहाल के लिए आज के लेक्चर में हम खाली बैंक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम कैश के कॉलम को इग्नोर करेंगे, हम कैश के कॉलम के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारा फोकस खाली बैंक के कॉलम पर होगा। तो मिस्टर जनरली हमारे एग्जांपल में जो मिस्टर ए है, जो बिजनेसमैन है, जो भी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू करेगा वो क्या करेगा, अपने बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। सपोज उसको कोई पैसा आ रहा है बिजनेस में तो वो क्या करेगा, वो डेबिट साइड में यहाँ पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देगा। और जब कभी भी वो बिजनेस में से किसी को पेमेंट करता है तो वो क्या करेगा, क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर देगा उसको। तो इस तरीके से नॉर्मली क्या बिजनेसमैन क्या करता है, सारे ट्रांजेक्शन को अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। तो जिस तरीके से बिजनेसमैन अपने कैश बुक में बैंक कॉलम में सारे बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, उसी तरीके जो बिजनेसमैन के जो बैंक होगी, जिस बैंक में उसने अकाउंट मेंटेन किया होगा, तो बैंक भी क्या करेगी, बैंक भी वो सारी चीजें उसे रिकॉर्ड करेगी। लेकिन कहाँ रिकॉर्ड करेगी, वो सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी पासबुक में। तो यहाँ पे सपोज मिस्टर ए की जो बैंक है, सपोज हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे उस मिस्टर ए की बैंक है HDFC बैंक, मिस्टर ए ने HDFC बैंक में अकाउंट ओपन किया है। मिस्टर ए की बैंक जो है HDFC बैंक, वो सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेगी, उसके पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। तो पासबुक में नॉर्मली दो कॉलम्स होंगे, सबसे पहला होगा एक तो डेबिट साइड और दूसरा होगा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट साइड में सारे आपके पेमेंट्स आ जाएंगे, जो भी आपके पेमेंट्स होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पासबुक में नॉर्मली ट्रांजैक्शन उल्टे साइड में रिकॉर्ड होते हैं, डेबिट साइड में सारे पेमेंट्स आते हैं और क्रेडिट साइड में सारे रिसिप्ट्स आ जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन बैंक के पर्सपेक्टिव से होते हैं, इसके लिए ट्रांजैक्शन उल्टे साइड रिकॉर्ड होते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे दो बुक्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला होगा यहाँ पे कैश बुक, जो कि बिजनेसमैन मेंटेन करता है। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन मेंटेन करता है। और बैंक की पासबुक है, जो पासबुक को कौन मेंटेन करती है? बैंक मेंटेन करती है। तो यहाँ पे दो बुक्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला होगा कैश बुक और दूसरा होगा बैंक का पासबुक। और जो मिस्टर ए है हमारे एग्जाम्पल में, मिस्टर ए जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करेगा वो अपने कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, और बैंक क्या करेगी? वो सारे ट्रांजेक्शन को पासबुक में रिकॉर्ड करेगी। तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे सब ट्रांजेक्शन हर महीने में रिकॉर्ड होते रहेंगे, जो भी डेली बेसिस पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। तो सपोज कीजिए मिस्टर ए जो हमारे एग्जाम्पल में है वो क्या करता है, मंथ एंड सपोज 31 मार्च को क्या करता है, अपने बैंक के कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस चेक करता है। तो यहाँ पे उसको क्लोजिंग बैलेंस सपोज यहाँ पे आता है 1000 रुपीज़। तो मिस्टर ए ने क्या किया, 31 मार्च को अपने बैंक के कॉलम का क्लोजिंग बैलेंस चेक किया कि मेरे बैंक में बैलेंस कितना है। तो उसको पता चला उसके कैश बुक के हिसाब से उसका बैंक का बैलेंस 1000 रुपीज़ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने बैंक का पासबुक चेक किया तो पासबुक में उसको पता चला उसके पासबुक में उसका बैलेंस 31 मार्च को आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस सपोज आ रहा है यहाँ पे 1500। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मिस्टर ए जब भी मंथ एंड में अपना बैलेंस चेक करेगा तो एज पर कैश बुक उसका बैलेंस आना चाहिए 1000 रुपीज़, लेकिन बैंक में जब उसने बैलेंस चेक किया तो उसको आ रहा है बैलेंस 1500। तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसका बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे एज पर कैश बुक उसके बैलेंस आना चाहिए, बैंक की बैलेंस आना चाहिए 1000 रुपीज़, लेकिन उसका बैंक का एक्चुअल बैलेंस में 1500। तो मिस्टर ए क्या करेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, जो कैश बुक के डेबिट साइड के जो भी आइटम्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स होंगे, वो सारी चीजें मैच करेगा। पासबुक के क्रेडिट साइड के आइटम्स से एक एक इंडिविजुअल आइटम्स मैच करेगा। उसी तरीके से जो उसके कैश बुक में क्रेडिट साइड में जो भी ट्रांजेक्शन आए होंगे वो सारे कहाँ से मैच करेगा, पासबुक के डेबिट साइड से। मिस्टर ए क्या करेगा, जो कैश बुक के डेबिट साइड के जो भी एंट्रीज है वो सारे मैच करेगा पासबुक के क्रेडिट साइड के एंट्रीज से। उसी तरीके से जो क्रेडिट साइड में जो कैश बुक के एंट्रीज आई है उसको क्या करेगा, सारे एंट्रीज को मैच करेगा पासबुक के डेबिट साइड से। तो मिस्टर ए क्या करेगा, कैश बुक के जो भी डेबिट साइड के आइटम्स है उसको मैच करेगा पासबुक के क्रेडिट साइड के आइटम से, और कैश बुक के जो क्रेडिट साइड के आइटम्स है उसको सारे मैच करेगा पासबुक के डेबिट साइड के आइटम से। तो जब उसने सब मैच किया तो उसे पता चला यहाँ पे दो एंट्रीज का मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिस्टर ए ने जब अपना कैश बुक और पासबुक मैच किया तो उससे पता चला यहाँ पे सबसे पहला तो यहाँ पे उसने एक पार्टी को चेक दिया था 28 मार्च को, उसने एक पार्टी को चेक दिया था ऑफ ₹1000, जो कि अभी तक पासबुक में क्लियर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे उसने पहले देखा कि एक तो उसने 28 मार्च को चेक दिया जो कि 31 मार्च तक अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसके लिए वो एंट्री पासबुक के डेबिट साइड में नहीं आई है। दूसरा उसने जब चेक किया तो पता चला पासबुक के डेबिट साइड में यहाँ पे बैंक ने कुछ चार्जेस मार दिए हैं, सपोज बैंक ने चार्जेस मार दिए हैं 500 रुपीज़। तो यहाँ पे उसने जब सब डिटेल्स चेक किए तो पता चला पहला ट्रांजेक्शन तो यह था कि 28 मार्च को उसने जो चेक दिया था, पेमेंट किया था 1000 रुपीज़ का, वो अभी तक उसके पासबुक में क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि वो चेक एक्चुअली में क्लियर नहीं हुआ। तो ये पहला ट्रांजेक्शन उसको समझा। दूसरा ट्रांजेक्शन उसने देखा तो पता चला उसके बैंक के डेबिट साइड में यहाँ पे बैंक ने चार्जेस मार दिया 500 का, जो उसके कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो यहाँ पे उसको पता चला ये दो रीजन की वजह से उसका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। तो मिस्टर ए क्या करेगा, मिस्टर ए एक वर्किंग बनाएगा जिसके थ्रू अपना कैश बुक का बैलेंस अपने पासबुक के बैलेंस से मैच करेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है जिससे हम लोग अपने कैश बुक का बैलेंस अपने पासबुक के बैलेंस से मैच करते हैं। तो यहाँ पे हम समझेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको मतलब समझा दिया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है, जब कभी भी आपका कैश बुक का बैंक बैलेंस आपके पासबुक के बैंक बैलेंस से मैच नहीं होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक के बैलेंस को मैच करते हैं हमारे पासबुक के बैलेंस से। सिंपल आपको समझना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिससे आप अपने कैश बुक के बैलेंस को अपने बैंक बुक के बैलेंस से मैच कर रहे हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो डेट को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हो वो आपको लिखना होगा एज ऑन। हम लोग 31 मार्च को बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 31 मार्च। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स बनाने होंगे। यहाँ पे आपके 2 कॉलम बन जाएंगे अमाउंट के कॉलम, और ये होगा आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको 2 सेक्शंस बनाने होंगे। सबसे पहला यहाँ पे आपका आएगा एक ऐड का सेक्शंस, और दूसरा होगा यहाँ पे आपका लेस का सेक्शन। 2 आपके सेक्शंस हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट में लिखना होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो जनरली हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऐसा होता है।
सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आपको सबसे पहले कैश बुक के थ्रू स्टार्ट करना होगा और यहाँ पे आपको एंड करना होगा पासबुक पे। अगर आप पासबुक से स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एंड करना होगा कैश बुक पे। नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एंड करते हैं हमारे पासबुक पे। और यहाँ पे दो सेक्शन होंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक ऐड का सेक्शन, कुछ आइटम्स यहाँ पे आप ऐड करेंगे, कुछ आइटम्स हम यहाँ पे लेस करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कौन से आइटम्स यहाँ पे आपको ऐड करना है और कौन से आइटम्स आपको यहाँ पे लेस करना है। आपको वो आइटम्स ऐड करना है जो आपके कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देते हैं ताकि आपका कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाते हैं। उसी तरीके से आपको यहाँ पे वो आइटम्स लेस करने हैं जो आपके कैश बुक का बैलेंस कम कर देते हैं ताकि आपका कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाता है। यहाँ पे आपको ऐड और लेस में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऐड और लेस के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपने स्टार्ट कौन से बुक से किया है। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, हमारे कैश बुक से स्टार्ट किया था, तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, ऐड में वो आइटम्स ऐड करने होंगे जो कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा देते हैं ताकि हमारे कैश बुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच हो जाता है। तो यहाँ पे आपको वो आइटम ऐड करने होंगे, वो आइटम्स ऐड करने होंगे, आइटम्स दैट वुड इंक्रीज द बैलेंस ऑफ फर्स्ट बुक, जो कि हमारा कैश बुक है। यहाँ पे फर्स्ट बुक हमने कौन सा लिया था, कैश बुक। हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कैश बुक, इन ऑर्डर टू मैच विथ बैलेंस एज पर सेकेंड बुक, जो कि सेकेंड बुक हमारा क्या था, नीचे वाला जो बुक है हमारा पासबुक है, सेकेंड बुक जो कि है हमारा पासबुक। तो ये हमने देखा यहाँ पे ऐड कौन से आइटम्स करना है। यहाँ पे हमें आपको कॉन्सेप्चुअली बता दिया कि कौन से आइटम्स ऐड करना है। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आइटम्स दिए गए, लेकिन आपको सिंपल यहाँ पे सोचना है कि आपको वो आइटम्स ऐड करना है जो आपके फर्स्ट बुक का बैलेंस बढ़ा देते हैं ताकि आपके सेकंड बुक का बैलेंस मैच हो जाए। और यहाँ पे आपको लेस क्या करना है, लेस आपको यहाँ पे लेस कौन से आइटम्स करने हैं, आइटम्स दैट वुड डिक्रीज द बैलेंस ऑफ फर्स्ट बुक in order to match the second book balance, जो कि सेकंड बुक हमारा कौन सा था, पासबुक। तो इसका सबसे पहले आपको समझना है फर्स्ट बुक हमने कौन सा बनाया था, यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया था, कैश बुक से स्टार्ट किया था। तो कैश बुक से स्टार्ट करना है आपको और एंड करना है यहाँ पे पासबुक पे। तो यहाँ पे हमने देखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट सिंपल। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले एक बुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने स्टार्ट किया बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। जब कभी आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे तो आपको एंड करना है पासबुक पे, और जब कभी भी आप पासबुक से स्टार्ट करोगे तो आपको एंड करना है कैश बुक पे। तो ये आपको थंब रूल याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे दो सेक्शन होंगे, आपके ऐड के सेक्शन और यहाँ पे लेस के सेक्शन। तो चलिए मैं आपको जो हमने एग्जाम्पल लिया उसको हम लोग सॉल्व करके समझते हैं कैसे आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है और आपको आपके बैंक का बैलेंस मैच करना है। तो हमारे केस में हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या था 31 मार्च को 1000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे और फॉर्मेट में यहाँ पे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक में हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 1000 रुपीज़। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था दो एंट्रीज की वजह से हमारा कैश बुक और बैंक बुक मैच नहीं हुआ था। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे दिया गया था, हमने एक चेक इशू किया था 28 मार्च को जो हमारे पासबुक में क्लियर नहीं हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एनालाइज करना है ये क्या हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ क्या हुआ है, ये आपने जो पेमेंट किया है ये आपके कैश बुक में तो आ गया है लेकिन आपके पासबुक में नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने जो चेक इशू किया था इससे हमारे कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया लेकिन हमारे पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ। तो हम लोग अगर हमारे पासबुक का बैलेंस को मैच करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्योंकि हमारे जब हमने इसकी एंट्री मारी थी तो हमने क्या किया था, कैश बुक में से इसको माइनस कर दिया था लेकिन पासबुक में इसकी इफेक्ट नहीं है, पासबुक में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर मेरे को मेरे कैश बुक के बैलेंस को पासबुक से मैच करना है तो मेरे को क्या करना होगा, यहाँ प्लस करना होगा ताकि मेरा कैश बुक का बैलेंस मेरे पासबुक से मैच हो जाए। जैसा कि मैंने कैश बुक में से बैलेंस माइनस कम कर दिया था, तो अगर मेरे को पासबुक के बैलेंस को मैच करना है तो मेरे को बैलेंस बढ़ाना होगा। तो मैं क्या करूंगा, उसको ऐड के आइटम में लिखूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इसका मतलब ये हो गया कि हमने चेक इशू किया था लेकिन अभी तक हमारे बैंक में क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, ऐड के कॉलम में ये अमाउंट डालना होगा 1000 रुपीज़ जो हमने चेक इशू किया था। इसी तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि आपके बैंक ने यहाँ पे चार्जेस मारा था हमको 500 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पासबुक में तो ये एंट्री आ चुकी है लेकिन हमारे कैश बुक में ये एंट्री नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। यहाँ पे हमारे क्या हुआ था, हमारे पासबुक में से तो बैलेंस माइनस हो गया था लेकिन हमारे कैश बुक में इसकी इफेक्ट नहीं आई। तो अगर मेरे को मेरे पासबुक के बैलेंस को मैच करना है हमारे कैश बुक के बैलेंस से तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैश बुक में से बैलेंस माइनस करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 500 रुपीज़ है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे से माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, लेस वाले सेक्शन में यहाँ जाके आपको लिखना होगा बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट डाल देना होगा यहाँ पे 500 रुपीज़
और ये आपको आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देना होगा 500 रुपीज़, एक ही जो कि आपका माइनस का फिगर है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो दो एडजस्टमेंट है इसे हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एक को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और दूसरे को हमने यहाँ पे लेस कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल करना होगा 1000 प्लस 1000 और यहाँ पे माइनस 500, यहाँ पे आपका टोटल आएगा 1500। तो आपके पासबुक का बैलेंस होना चाहिए 1500, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे हमारे पासबुक का बैलेंस आ रहा था 1500, तो इसका मतलब हमारे पासबुक का बैलेंस हमारे कैशबुक के बैलेंस से मैच हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं और हमारे कैशबुक का बैलेंस को हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच करते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था 2 रीजन की वजह से हमारे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं हुआ था। तो जनरली क्या होता है, बहुत सारे रीजन की वजह से हमारे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो जो हम रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता, उसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो रीजंस होंगे जिसकी वजह से हमारे कैशबुक का बैलेंस मैच नहीं होता हमारे पासबुक के बैलेंस हो, उसे हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस और दूसरा होता है ड्यू टू एरर एंड ओमिशन, एरर एंड ओमिशन। तो सबसे पहले समझते हैं टाइम डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है। टाइम डिफरेंसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सपोज आपने किसी पार्टी को चेक इशू किया, सपोज आपने 28 मार्च को एक पार्टी को पेमेंट किया 5000 रुपये का, 5000 रुपीज़ का आपने क्या किया, एक पेमेंट किया। तो जब भी आप पेमेंट करोगे तो आपने क्या किया होगा, अपने कैश बुक के क्रेडिट साइड में इसे रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो आपने जब भी पेमेंट किया होगा तो आपने इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया होगा। लेकिन ये एंट्री आपके पासबुक में कभी आएगी, पासबुक में तभी आएगी जब ये चेक एक्चुअली बैंक में क्लियर होता है। तो सपोज ये चेक जो आपने 28 मार्च को इशू किया था वो सपोज बैंक में क्लियर हुआ 4 अप्रैल को, तो आपके पासबुक में ये एंट्री कब आएगी, आपके पासबुक में ये एंट्री आएगी 4 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम डिफरेंसेस हो गया। आपके कैशबुक में वो एंट्री क्रेडिट हो गई थी 28 मार्च को, लेकिन आपके पासबुक में वो एंट्री डेबिट हुई थी 4 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम डिफरेंसेस, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम डिफरेंसेस। टाइम डिफरेंसेस का मतलब है कि आप एक ट्रांजेक्शन को एक बुक में अलग डेट पे रिकॉर्ड कर रहे हो और दूसरे बुक में वो अलग डेट पे आ रही है, तो ये हो गया टाइम डिफरेंसेस का मतलब। इसका हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी समझा टाइम डिफरेंसेस का मतलब। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जब आप चेक डिपॉजिट करते हो और वो चेक डिपॉजिट करते हो तभी आपका चेक आपके कैशबुक में तो एंट्री आ जाती है, लेकिन आपके पासबुक में तभी एंट्री आती है जब वो एक्चुअली में चेक क्लियर होती है। तो ये हमने समझा टाइम डिफरेंसेस। दूसरा यहाँ पे दिया गया है ड्यू टू एरर एंड ओमिशन। एरर का मतलब क्या होता है, एरर मतलब आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दी। एरर मतलब क्या हो गया, अब कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दी तो इसे हम लोग बोलते हैं एरर। और दूसरा है यहाँ पे ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये हो गया ओमिशन का मतलब। तो यहाँ पे हमने देखा जनरली 2 रीजन की वजह से हमारा कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस और दूसरा होगा एरर एंड ओमिशन। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 185 पे यहाँ पे रीजन दिए गए हैं जिसकी वजह से आपका कैशबुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिया गया है कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस इन कैशबुक एंड पासबुक। यहाँ पे दिया गया है रीजन जिसकी वजह से हमारे कैशबुक का बैलेंस हमारे पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था 2 रीजन होंगे, सबसे पहला होगा ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस और ड्यू टू एरर एंड ओमिशन। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम डिफरेंसेस में क्या क्या एग्जांपल आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ट्रांजैक्शन दैट अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट इन द पासबुक। इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ एंट्रीज होंगे जो आपके कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गए होंगे लेकिन आपके पासबुक में वो एंट्री नहीं आई होगी। तो यहाँ पे हम समझते हैं कौन सी एंट्रीज होगी। सबसे पहला यहाँ पे होगा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। यहाँ पे क्या हो गया, सपोज आपने किसी को चेक इशू किया तो आपके कैश बुक में तो एंट्री आ गई लेकिन वो पासबुक में कभी आती है, जब वो पासबुक में तभी आती है जब वो एक्चुअली बैंक में क्लियर होता है। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहला यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। जैसे आप चेक डिपॉजिट करते हो तो जब भी आप चेक डिपॉजिट करोगे तो उस केस में क्या होगा, आपके कैश बुक में तो एंट्री आ जाएगी लेकिन आपके पासबुक में वो तभी आएगी जब वो एक्चुअली में क्लियर होगी। तो यहाँ हमने 2 एग्जाम्पल देखे जहाँ पे कैश बुक में एंट्री आ जाती है लेकिन आपके पासबुक में एंट्री नहीं आती। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है ट्रांजैक्शन दैट अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एंट्रीज आपके पासबुक में तो आ जाती है लेकिन आपके कैश बुक में नहीं आती। उसका सबसे पहला यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब कभी आपके बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो उस केस में क्या होता है, पासबुक में वो एंट्री आ जाती है लेकिन कैश बुक में वो एंट्री नहीं आती। कैश बुक में तभी आती है जब आप अपना एक्चुअल में पासबुक देखते हो तब आपको पता चलता है कि आपको बैंक में इंटरेस्ट आया है। तो इस तरीके से फर्स्ट एग्जाम्पल हमने देखा कि जब कभी भी आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो उस केस में क्या होता है, पासबुक में आपकी एंट्री आ जाती है लेकिन आपके कैश बुक में एंट्री नहीं आती। उसी तरीके से नेक्स्ट दिया गया है डायरेक्ट कलेक्शन ऑफ इनकम ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कभी कभी क्या होता है, बैंक डायरेक्टली आपके किसी कस्टमर से डायरेक्टली पेमेंट कलेक्ट कर लेती है तो उस केस में क्या होता है, आपके पासबुक में एंट्री आ जाती है लेकिन आपके कैश बुक में एंट्री नहीं आती। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय द बैंक। तो इसमें भी क्या होगा कि कभी कभी डायरेक्टली आपकी बैंक डायरेक्टली आपका कस्टमर को पेमेंट कर देती है तो उस केस में क्या होगा, पासबुक में एंट्री आ जाती है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं आती। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट। यहाँ पे भी वैसे होगा, बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट आपके पासबुक में एंट्री आ जाती है लेकिन आपके कैश बुक में वो एंट्री नहीं आती। फिर उसके बाद यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया। फिर यहाँ पे लास्ट में दिया गया है
अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। तो कभी कभी क्या होता है, कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट कर देता है, तो उस केस में क्या होता है, आपके पासबुक में वो अमाउंट आ जाता है लेकिन आपके कैश बुक में वो एंट्री नहीं आती। तो इस केस में क्या होता है, जब कभी भी आपका कोई कस्टमर डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे डाल देता है, उस केस में क्या होता है, वो आपके पासबुक में एंट्री आ जाती है लेकिन आपके कैश बुक में एंट्री नहीं आती। तो यहाँ पे हमने देखा टाइम डिफरेंसेस के रीजन। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एरर एंड ओमिशन के कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है रिकॉर्डिंग ऑन द रॉन्ग साइड। सपोज आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था डेबिट साइड लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया क्रेडिट साइड। उसी तरीके से सपोज आपको कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना था क्रेडिट साइड लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया डेबिट साइड। तो ये सबसे पहला हो गया रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन ऑन द रॉन्ग साइड। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट। सपोज आपको कोई अमाउंट रिकॉर्ड करना था 1250 का लेकिन आपने गलती से रिकॉर्ड कर दिया 1250। तो ये क्या हो गया, आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है रॉन्ग बैलेंसिंग एंड टोटलिंग। सपोज आपने कोई टोटलिंग में कोई मिस्टेक कर दिया, तो उस केस में भी क्या होगा, आपके कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया डबल रिकॉर्डिंग। सपोज आपने कोई ट्रांजैक्शन 2 बार गलती से रिकॉर्ड कर दिया, उस केस में क्या होगा, आपका कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं होगा। फिर उसके बाद लास्ट में दिया है ओमिशन ऑफ अ ट्रांजैक्शन। सपोज आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमने देखा 2 रीजन की वजह से आपका कैश बुक का बैलेंस आपके पासबुक के बैलेंस से मिसमैच हो जाता है। सबसे पहला देखा था हमने ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देखा था ड्यू टू एरर एंड ओमिशन। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 188 पर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया गया है। जैसे मैंने आपको बताया था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा एज ऑन डेट, जो डेट पे आप बैंक रिकंसिलिएशन बना रहे हो। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली 3 कॉलम्स होंगे, सबसे पहले पर्टिकुलर्स का और यहाँ पे 2 अमाउंट का कॉलम होगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सपोज आप यहाँ पे कैश बुक से स्टार्ट करो तो आपको यहाँ पे एंड करना होगा एज पर पासबुक, और अगर आप पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एंड करना होगा कैश बुक पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टार्ट करना होगा एक बुक से और यहाँ पे आपको एंड करना होगा दूसरे बुक पे। उसके बीच में आपको 2 सेक्शन होंगे। सबसे पहला होगा यहाँ पे आपका ऐड का सेक्शन और दूसरा होगा यहाँ पे आपका लेस का सेक्शन। ऐड में आपको वो आइटम्स ऐड करने हैं जो आपके कैश बुक का बैलेंसेस बढ़ा देती है। सपोज आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो आपको वो आइटम्स ऐड करने हैं जो आपके कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे लेस में भी आपको वो आइटम्स लेस करने हैं जो आपके फर्स्ट कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस कर देते हैं। सपोज आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक क्या हो गया, आपका यहाँ पे कैश बुक फर्स्ट बुक हो गया और आपका पासबुक क्या हो गया, सेकंड बुक हो गया। तो आपको ऐड में वो आइटम्स ऐड करने हैं जो आपके फर्स्ट बुक का बैलेंस बढ़ा देते हैं, ताकि आपका फर्स्ट बुक का बैलेंस आपके सेकंड बुक के बैलेंस से मैच हो रहा है। उसी तरीके से लेस में भी आपको क्या करना है, लेस में आपको वो आइटम्स लेस करना है जो आपके फर्स्ट बुक, जैसे हमारे कैश बुक फर्स्ट बुक है तो फर्स्ट बुक का बैलेंस रिड्यूस कर देते हैं ताकि हमारा फर्स्ट बुक का बैलेंस हमारे सेकंड बुक के बैलेंस से मैच हो जाता है। इस तरीके से आपको कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड करने हैं और यहाँ पे कुछ आइटम्स आपको यहाँ लेस करने हैं। तो यहाँ पे हमने देखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं और क्या रीजन की वजह से हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिफरेंस आता है। जहाँ पे हमने देखा था 2 रीजन की वजह से, सबसे पहला होगा ड्यू टू टाइम डिफरेंसेस और दूसरा होगा ड्यू टू एरर एंड ओमिशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब के बारे में समझा और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, और यहाँ पे हमने फॉर्मेट भी देखा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। तो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल लेके समझेंगे कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है आपको। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।